हाँ, तो हम आज कॉन्फर्मेशनल शुरू करेंगे, राइट। कॉन्फर्मेशनल आज में हेलो। ये जो खत्म कर लिया हमने, जब होगा मालूम पड़ जाएगा। डीबीबी तुमने सारे डीबीबी कर ली क्या? सारी डीबीबी खत्म हो गई क्या? हाँ, बस जब वो खत्म हो जाए तब समझना खत्म हो गया। तुम वहीं से मौका देते हो कंटेंट कम करने का, तो क्यों ना लोग फायदा उठाएं। सर ये कब खत्म होगा सर? हम इससे बोर हो गए। ओके, तुम्हारी हैप्पीनेस के हिसाब से करते हैं फिर। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में अब तक जो पढ़ा वो सेम होगा। स्ट्रक्चरल भी सेम होगा, स्टीरियो भी सेम होगा, ठीक है। आरएस भी नहीं बदलेगा, सिस्ट्रांस भी नहीं बदलेगा। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या बदलेगा वो तुम्हें पहले सुनने के लिए रेडी तो हो जाओ। हेडिंग बना लो पहले, फिर बोलूंगा वो क्या है जो बदलेगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर। अब तक जितना पढ़ लिया सारा सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, और कॉन्फ़िगरेशन सेम। कॉन्फ़िगरेशन बोला करूं तो इसका माने है एक तो वो आर एस, एक तो वो जी आई, है ना। कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, तो डिफरेंट क्या होगा? हेडिंग बनाइए फिर समझाता हूँ डिफरेंस क्या होगा। पहले आप एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को समझो। दे पेंटिन, हमने जो टेट्राहेड्रल पढ़ा वो मान के चलिए ये कायरल सेंटर है, ठीक है। ये एक कायरल सेंटर है मान लिया। ये तीनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। यहाँ पे एक अलग ग्रुप है, या यहाँ पे आप एक कार्बन ही मान लो, है ना। तो अब मैं अगर देखना इन तीनों ग्रुप की प्रायोरिटी मानता हूँ 1 2 3, प्रायोरिटी 1 2 3। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ इन दोनों को आपस में, तो पक्का आर एस बदल जाएगा। पर आज हम जो पढ़ेंगे ना, वहां ऐसा कुछ नहीं करने वाले। बल्कि ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के अबाउट हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे। रोटेट, तो जरा सोचो अच्छे से, अगर आप मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो, सिर्फ रोटेट, तो ये 1 2 3 जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में रहेगा, है ना। आप बस इसको ऐसे घुमा रहे हो तो घुमाते रहो। अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये 1 2 3 बना रहेगा, चाहे इतना चक्कर लगा ले। तो अगर फैन की 3 प्लेट्स को आप 1 2 3 नंबर कर लो, तो इसे घुमा दो, तो क्या वो ऑर्डर बदलेगा? नहीं ना, ऑर्डर नहीं बदलेगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सीसी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे। रोटेट करने से कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं बदलेगा, लेकिन एक चीज बदलेगी। वहां तक पहुंचाता हूं आपको। मान लीजिए यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन है, ठीक है। ये दो कार्बन एटम्स है। तेरा ले वाला नहीं, मेरे यार वाला। सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब इस पे और भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, पर मैं फोकस कर रहा हूं दो ग्रुप्स पर। यहाँ एक जीवन लगा दिया मैंने, जीवन ग्रुप, और यहाँ एक ग्रुप लगा दिया G2। इन दो पर फोकस कर, बाकी भी ग्रुप्स हैं। तो देखिए, ये सीसी बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है। इन दोनों पर मैंने ग्रुप लगाए हैं, एक G1 एक G2। मान के चलो दोनों ही कार्बन, कौन से दोनों कार्बन, ये और ये sp3 है, चार ग्रुप्स हैं। उनमें से फोकस ग्रुप दो ग्रुप्स पे है, G1 G2 पे, हाँ।
ये टॉपिक बहुत आसान है, थोड़े समय में खत्म हो जाएगा और एग्जाम में रिसेंटली पेपर देखो आप 2 साल 3 साल में तो आया हुआ है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो अब क्या करें, हम पहले मान के चलते हैं कि सीसी बॉन्ड ऐसे रुका हुआ है कहीं, दो ग्रुप्स हैं G1 G2 जो यहाँ रुके हुए हैं। अब G1 G2 क्या है ना, एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल है, पैरेलल, ठीक है। अब मैं सीसी बॉन्ड को घुमाऊंगा, सीसी बॉन्ड कहाँ है, सीसी बॉन्ड, ऐसे घुमाऊंगा ऐसे। अब बताओ क्या ऐसा घुमाने से इसका आरएस बदलेगा, किसी कायरल सेंटर का आरएस बदलेगा? गरीब हो गए, अभी तो बताया बे, वो अलग बात है कि जब मैं मॉलिक्यूल के बॉन्ड को घुमाऊंगा ना, सिग्मा बॉन्ड घुमाना अलग बात है, इंटरचेंज करना अलग बात है। जब बॉन्ड घुमाऊंगा तो आरएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 जिस सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस में रहेगा। अब फिर क्या चुप हो गए, तो बात कनेक्ट ही नहीं कर पाते बेचारे। अब मैं इस मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्ड घुमा रहा हूं, तो क्या आरएस बदला? नहीं बदला। लेकिन इन दोनों ग्रुप्स के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो पहले ये दोनों ग्रुप पास पास थे, बिल्कुल पैरेलल थे, तो यहां सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, बिल्कुल पास पास है। अब जैसे जैसे घुमाऊंगा ना, वैसे वैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी और हर एक छोटे एंगल से भी घुमाने पर एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बदल जाएगी। एनर्जी, रिपल्सन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, और दूर गया और कम और कम और कम, ऐसे ऐसे। तो बस इन्हीं सब को, इसे 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 इन्हीं सब को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। खत्म। मतलब क्या, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम कॉन्फ़िगरेशन, बट different potential energy due to different repulsion between adjacent groups। रिपल्सन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, थोड़ा दूर जाएगा एनर्जी कम, एनर्जी कम, एनर्जी कम। इन्हें कहते हैं कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू सिंपल रोटेशन अबाउट सी सी सिग्मा बॉन्ड या एनी सिग्मा बॉन्ड, सिंपल रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। हवा लगी तो लिखते हैं, शुरू करते हैं अंताक्षरी फिर। पहला पॉइंट देखो इधर बोर्ड पे, देखो पहले सुनो, एडजेसेंट कार्बन के जो ग्रुप्स होते हैं, ये पोजीशन जैसे आपने पढ़ा होगा विनाइल पोजीशन, ये क्या है, विनाइल एल्कोहल, नाम सुना है? एक एलाइल पढ़ा होगा ना, एक बेंजाइल पढ़ा होगा। वैसे ही एडजेसेंट कार्बन की पोजीशन को हम बोलते हैं विस विसिनल पोजीशन, विसिनल 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 या विस, मतलब ये होता है 1 2 पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन। और ये दोनों ग्रुप्स इनको हम कहेंगे विसिनल ग्रुप्स, विसिनल ग्रुप्स, नेबर ना एक दूसरे के। ऐसा ही दोबारा कभी उम्मीद मत करना मुझसे, आज बता रहा हूँ, हाइड्रोकेन में भी ये बातें हैं। जैसे कि एग्जांपल है COH या Cl, इसे बोलते हैं विसिनल डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। जैसे कि ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम नहीं लिख रहा हूं, इस पोजीशन को मेंशन कर रहा हूं, विसिनल डाइऑल, विक डाइऑल। ऐसे एक पोजीशन आती है जेमिनल, तू कौन है बे? लेवल नहीं मेरे यार, ऐसे एक पोजीशन होती है जेमिनल। अच्छा इसको ऐसा कर लेता हूँ, सॉरी। एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगा दो ना, एक ही कार्बन पे, सेम कार्बन पे, उसे कहते हैं जेमिनल, जेमिनल। यानी
वन वन पोजीशन। अब ये वन वन आईपीएसी वाला नहीं है, सेम कार्बन को वन वन कहेंगे। जेमिनल, जेम, शॉर्ट में जेम लिखते हैं। बताओ इस कंपाउंड को क्या नाम दोगे? सीएल सीएल, दो सीएल, इसे बोलेंगे जेमिनल डाइक्लोराइड। तो जेम डाई, जेम डाइक्लोराइड। जेम डाइक्लोराइड, जल्दी करो। तो हमारा जो फोकस है वो विस्नल पोजीशंस पे होगा। विस्नल ग्रुप्स को आप वेक्टर मानिए। इन दो ग्रुप्स को आप वेक्टर मानिए, मतलब दो वेक्टर्स हैं ये, अभी G1 G2 पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो एडजेसेंट ग्रुप्स के बीच का जो एंगल होगा ना, एंगल, उसे कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। यहाँ कुछ टर्म्स आएंगे, डाईहेड्रल एंगल मैं लिखूंगा अभी। तो इतना लिख लिया क्या? अभी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं अभी नहीं लिखा है मैंने। तो देखो ये अगर ग्रुप्स, दो ग्रुप्स एक दूसरे के ऐसे, एक इधर जाए, इधर जाए, और दूसरा ग्रुप का डाइपोल इधर जाए, इधर, अरे भाई भाई बर्बाद, एक ग्रुप का डाइपोल इधर जाए और एक ग्रुप का डाइपोल इधर जाए, और एक ग्रुप का डाइपोल इधर जाए और दूसरे ग्रुप का भी डाइपोल इधर जाए, इन दोनों में, इन बॉन्ड्स के बीच का एंगल बताओ। 180 होगा, पैरेलल वेक्टर है ये बस, और वहां पर आएगा 0 डिग्री, है ना। तो दो विजनल ग्रुप्स के बीच के एंगल, एंगल बिटवीन टू विसिनल ग्रुप्स is known as dihedral angle, dihedral angle, dihedral angle। तो यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल थीटा ही मान लीजिए। तुम बताओ पहले वाले में थीटा कितना है बच्चों? 180 डिग्री, और दूसरे वाले में थीटा है 0 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ होगा? 0 डिग्री पर। तो ये दोनों मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम हो गया, अलग अलग, बस इन्हें कहते हैं कन्फॉर्मर्स। तो सबसे पहला पॉइंट अब शुरू होने वाला है। एक बात और, जो विस्नल ग्रुप है ना G1 G2, मान लो CH3 है, मान लो OH है, CH3 है, तो CH3 एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे CH3 के पास। तो दो विस्नल ग्रुप्स के बीच एक रिपल्सन काम करता है, जिसे हम बोलते हैं वंडरवाल रिपल्सन। जैसे वंडरवाल अट्रैक्शन था वैसे रिपल्सन। ज्यादा ज्यादा क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी में जब ग्रुप्स आ जाते हैं, बहुत नजदीक आ जाएंगे ना, तब तब रिपल्सन फैक्टर डोमिनेट करता है ना। दो फोर्स होंगे, अट्रैक्शन रिपल्सन। अट्रैक्शन दूर से काम करता है, जैसे ही मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो रिपल्सन फोर्स काम करता है। तो एडजेसेंट ग्रुप G1 G2 के बीच जो रिपल्सन होता है उसे बोलते हैं वैंडरवाल रिपल्सन। और एडजेसेंट यानी विसिनल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन है, तो उन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होता है उसे बोलते हैं टॉरिशनल, टॉरिशनल स्ट्रेन। ठीक है, दो टर्म्स और इंट्रोड्यूस करता हूं। रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन बिटवीन विसिनल ग्रुप्स is known as what? Known as van der Waals repulsion. Van der Waals repulsion.
और एक टर्म और आएगा, रिपल्सन बिटवीन 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 विशनल बॉन्ड्स is known as torsional strain। बताओ मॉलिक्यूल इन स्ट्रेंस को क्या करना चाहेगा, इन रिपल्सन को क्या करना चाहेगा, कम या ज्यादा? कम करना चाहेगा, तो चलिए कम कराते हैं। Done? तो अब पॉइंट आता है, डेफिनेशन क्या है एक्चुअली। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म arises due to simple rotation about सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट सिंपल रोटेशन करोगे तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आएगा। अब आएगा तो है क्या डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम कॉन्फ़िगरेशन ना, लिख रहे थे क्या? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, पेन चलाओ तेज, ये थ्योरी हो गई। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन, पूरा कॉन्फ़िगरेशन। तीन चीज सेम, बट व्हाट, बट डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी, उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिफरेंट रिपल्शंस आर नोन एज हेडिंग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को आज के बाद इतना बड़ा कोई नहीं लिखेगा, मैं लिखूंगा कॉन्फॉर्मर्स। बताओ कितने कन्फॉर्मल बना सकते हो आप किसी कंपाउंड के, कितने बार रोटेट कर सकते हो आप, दिमाग में रखो वही जो मैं यहाँ रोटेट कर रहा था, कट 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 कट, है ना? कितने डिग्री पर रोटेट कर सकते हो? 1, 0.01, 0.02, 0.03, 0.123, 1.1, 2.2, 2. अब तो समझ जाओ, इनफाइनाइट, यानी 0 से 180 तक ले जाने के बीच में इनफाइनाइट स्टेजेस आएंगे, स्टेजेस, ठीक है? वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे?
कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अगला पॉइंट लिखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल फॉर अ मॉलिक्यूल फॉर अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या क्या की टेंडेंसी क्या होगी, टॉरिशनल स्ट्रेन और वैंडरवाल रिपल्सन दोनों को मिनिमाइज करना चाहेगा, मिनिमाइज। मॉलिक्यूल चाहेगा ऐसी जगह जाके रुकूं जहां पर रिपल्सन क्या हो, मिनिमम। तो अब हम एक एक ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा एक एक ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें थोड़ा सा फिशर फॉर्म से सॉहर्स न्यूमन आना चाहिए। तो स्लाइड चेंज करूं, एक काम करता हूँ, पहले यही पॉइंट चलता है। फिशर फॉर्म जानते हो आप लोग? फिशर फॉर्म नहीं जानते, घर जाओ। फिशर फॉर्म इज ऑलवेज, हमेशा होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म में। इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड का मतलब होता है सेम ग्रुप एडजेसेंट कार्बन के या एडजेसेंट या विसिनल ग्रुप्स ओवरलैप करें तो उसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। मतलब एक लाइन बनाई जाए स्टूडेंट्स की, एक के पीछे एक खड़ा करा दिया जाए, दैट इज इक्लिप्स्ड फॉर्म। और एक लाइन बनाई जाए, एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा आ जाए, फिर एक वहां, फिर एक वहां, फिर वहां जिगजैग पैटर्न में, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब ये जो दो ग्रुप्स लगाए थे मैंने अभी ऐसे एडजेसेंट ग्रुप्स, अगर ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पैरेलल हैं तो यहां से देखोगे तो सामने वाला ग्रुप दिखेगा, पीछे वाला इसके पीछे छिप जाएगा, तो दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म। और बाकी सब क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। तो फिशर फॉर्म हमेशा इक्लिप्स्ड फॉर्म में होता है। सेम ग्रुप, सेम विसनल ग्रुप्स ओवरलैप, है ना, सेम विसनल ग्रुप ओवरलैप्स। कैसे, खुद ही देख लो आप। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ OH, OH, HH। बताओ इस CH, इसको रियल स्ट्रक्चर इसका इमेजिन करो। ये CH3 बिलो द प्लेन है, वो भी बिलो है, ये ऊपर है दोनों, ये भी ऊपर है। कर पा रहे हो इमेजिन? वाह क्या इमेजिनेशन है। एक OH ऐसे है और उसी पे एक H ऐसे है, ये वाला, और नीचे CH3 है। एक OH ऐसे है, ऐसे, एक H ऐसे है ना, है ना, और नीचे CH3 है ऐसे। तो क्या कुछ इस तरह से हालात है, ऐसे, लाइक दिस, है ना। ये ये OH है टुवर्ड्स यू गैस, ये H है आपकी तरफ, और ये जो CH3 है ये बोर्ड के नीचे है। तो इसे गौर से देखो ऐसे, अगर अगर मैं अपनी आंखें यहाँ ला के देखूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से बिल्कुल बोर्ड पर, लेकिन यहाँ से बोर्ड पर, तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखेगा, एक ओ यहाँ दिखेगा, OH, और एक H यहाँ दिखेगा, और नीचे CH3 दिखेगा। यानी मुझे एक Y नजर आएगा। तुम्हें भी आएगा Y नजर आएगा, Y 2D में देखोगे। और इस Y के जस्ट पीछे एक और Y है, उस Y पे भी यही हालात है ना गाइस। तो देखो क्या होगा, समझना ध्यान से। तुम यहां देख रहे हो, वहां से जहां तुम देख रहे हो वहां से तुम्हें क्या दिखा, बोर्ड पर देखना है, इधर समझ जाना। एक Y दिखी ऐसे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। किसी को दिखा ये Y? हाँ, थैंक यू, ये वाला। फिर इसके जस्ट पीछे एक और Y छिपी है जो दिख नहीं रही है। अब बस समझ आ रहा है। फ्रंट वाई कौन है, OH, H, CH3। इसके जस्ट पीछे एक और वाई है। मैं कहाँ देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ बोर्ड पर जाके ऐसे बे। अब बताओ पीछे वाली वाई कहाँ हमें दिखेगी,
इसके पीछे होगी, पर हमें दिखाना तो है बोर्ड पे, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बोर्ड पे, देखना, एक पीछे वाले कार्बन को, इसे कार्बन नंबर 1 मान लेते, चलो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 मैंने ड्रॉ कर दिया। हाँ, अब कार्बन नंबर 2 इसके पीछे है, तो उसको एक सर्किल से ड्रॉ करते हैं, सर्किल से ड्रॉ करते हैं, ये रूल है, तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें, इस सर्किल से ड्रॉ करते हैं। ये सर्किल कार्बन नंबर 2 को बताती है, पीछे वाले कार्बन को, रियर कार्बन को, 2। अब इस पर 3 ग्रुप लगाने हैं, वो भी एकदम ऐसे ही होंगे इसके पीछे। तो क्या करेंगे, छोटा छोटा ऐसा है, यहाँ एक OH लगा देंगे, यहाँ एक H लगा देंगे, और यहाँ एक CH3 लगा देंगे। तो हम का इसी को हम जहां अभी आप बैठे हो वहां से देखते हो, तो आपको ये अलग कंपाउंड दिखता है, वो अलग दिखता है, पर जब यहां से देखते हो ऐसे, तो बस एक ही वाई दिखती है, पीछे वाली वाई छिप जाती है। तो आपके एंगल के हिसाब से, देखने के एंगल के हिसाब से कौन प्रोजेक्शन का नाम बदल जाता है। जहां से आप देख रहे हो, फिशर ने ऐसा देखा तो उसे ये मिला। अब कोई यहां से देखेगा तो जो भी देखेगा उसका, फिर उसको वो उसे बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेगा, कॉपी पे, फिर उसके नाम से याद रखा जाएगा। ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन, नया नया आदमी, न्यूमैन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। बताओ जो मैंने ड्रॉ किया, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है या स्टैगर्ड? इक्लिप्स्ड, दोनों ही इक्लिप्स्ड है, ये पूरा इक्लिप्स्ड है, सेम ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है। ये जो बना है ये परफेक्ट लेवल है, नहीं मेरे यार मारेगा, परफेक्ट इक्लिप्स्ड है, पूरा इक्लिप्स। सॉरी गाइस, तुम इस नहीं लिख रहे हो, लिखो। अब देखने का नजरिया बदलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, एंगल बदलेंगे। गूगल का एज सिंपल एज, ये डन। हम सारी डीलिंग न्यूमैन फॉर्म में करेंगे, बट सॉहर्स भी देख लो, सॉहर्स। अब मैं यहां से देखता हूं, यहां से ऐसे देखूंगा तो मुझे दोनों वाई दिखेंगी। बोर्ड पे आके नहीं देख रहा हूँ, यहां से देख रहा हूँ, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है ना, आपकी जगह जहां मैं वहां देखो ना बे, तो ये वाई भी दिखेगी, ये वाई भी दिखेगी, अलग अलग दिखेगी, ओवरलैप नहीं होगी। तो अब इस रिप्रेजेंटेशन को बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, मतलब बहुत आसान है। एक वाई, पहली वाली वाई आपको दिखी, हाँ देखो एक बात, वाई ऐसे बनाऊं चाहे ऐसे बनाओ, तुम क्या कर सकते हो, है ना, बात सेम ही है। तो अब पहली वाई कैसे, देखो पहली वाई ऐसे है, CH3 OH एंड H, पहली वाई है। इस वाई का सेंटर कार्बन है ना, फिर इससे कनेक्ट करो और यहां बनाओ एक दूसरी वाई, CH3 HOH, अच्छे समझना बात को, OH के पीछे है और 2D में दिखाया गया है, तो 2D में सब कुछ अगर बोर्ड पे रख के मानूंगा
तो ये एंगल 120 120 120 है, 120 120 120 है 2D पे। लिसन, इसे गौर से देखा जाए तो पता चल रहा है कि ये हेड है, ये दो पैर हैं आगे वाले, ये टेल है उठी हुई, और ये पीछे के दो पैर है और भागता हुआ घोड़ा है। तो इसका नाम है सॉ हॉर्स, देखा घोड़ा, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ये जो मैंने बनाया ये भी इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड नजर आ रहे बच्चों। अगर मैं इसे देखो कैसे रोटेट करेंगे, इन दो कार्बनों में से एक कार्बन को रोक लिया करेंगे, एक को ऐसे घुमा दिया करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पाने के लिए। मान लो मैं इसे 180 रोटेट करूं, 180 रोटेशन है ऐसे क्लॉकवाइज। हाँ, किसी एक को फिक्स रखो जो तुम्हें अच्छा लगे। मुझे फर्स्ट वन ये वाला ग्रुप ऐसे रखना है, ऐसे OH HCH3। अब जहां 180 करोगे तो जस्ट अपोजिट, यू यहां जाएगा, यू यहां आएगा, ये यहां जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। एक Y ऐसी है, एक Y ऐसी है, I'm sorry, एक Y ऐसी है, चेक करो यही है क्या, एक Y ऐसी है, एक Y ऐसी है। CH3 एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चले गए, जिस तरह CH3 चले गए उस तरह HH भी है। अब हम तीनों को इमेजिन नहीं कर पा रहे पर तीनों का एंगल तो बराबर है ना। जिस तरह CH3 एक दूसरे के अपोजिट वैसे H भी है, वैसे OH भी है। तो इस फॉर्म को जहां जहां दो ग्रुप्स के बीच का एंगल 0 से ज्यादा हो जाए, 0 डिग्री से ज्यादा, यहां विशनल ग्रुप्स के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, यहां 0 से ज्यादा है, लेकिन मैं यहां मेंशन कर देता हूं कितना है वो, 180 डिग्री है। तो इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, डबल जी डबल आर, डबल आर, स्टैगर्ड, डबल जी, स्टैगर्ड फॉर्म। तो बताओ सोच समझ के, इक्लिप्स्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या स्टैगर्ड फॉर्म, छापो। लो रिपल्सन, लो पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी करो, बहुत तेज तेज लिखो। हर्स, खाया आ गए हम। ठीक है, टॉपर 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 है, थोड़ी टॉपर कैसे हो, तुम्हें ठंड लगती है, तुम्हें ठंड लगती होगी, तो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो ठंड लगती है, कुछ होना चाहिए ना बॉडी में। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, जाने ऐसे क्या चैन थे तुझ सनम। डन, ओके। अब सुनो, अब हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, वो है इथेन। छोटी सी हेडिंग बना लो, कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, शुरुआत करेंगे इथेन से, कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन।
पड़ेगा। इथेन, इथीन के तीनों एटम्स हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे है, सीसी बॉन्ड तो होगा ही ना, तभी तो रोटेट करोगे। तो मीथेन में सीसी बॉन्ड नहीं है, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म तब शुरू होगा जब विशनल ग्रुप आएगा। तो कम से कम 2 कार्बन का होना मस्ट है, इसलिए इथेन से शुरुआत हो जाएगी। मीथेन में कन्फॉर्मर्स नहीं बनेंगे, कौन किससे रिपल करेगा बे, वहां विशनल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3H लिखने वाले हैं, 3H। तो तीनों H को आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 ऐसे ही, जस्ट टू डिस्टिंग्विश देम, थोड़ा सा समझदारी, मतलब थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक को मान लो अख ज त्रे, किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। अब इसका मुझे न्यूमैन फॉर्म बना के डील करना है, न्यूमैन फॉर्म। तो शुरुआत हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इक्लिप्स्ड फॉर्म, समझ गए, फिशर फॉर्म शुरू करेंगे। कन्फॉर्मर्स बनाना है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टार्ट्स फ्रॉम इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स से स्टार्ट करोगे और 60 डिग्री रोटेशन ऑफ रोटेशंस या बॉन्ड रोटेशन अलाउड है बस। मैं समझो मेरी बात, भाई इनफाइनाइट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट बनाएंगे तो उम्र छोटी पड़ जाएगी ना, इसलिए हम कुछ पर्टिकुलर कन्फॉर्मर्स को ही ऑब्जर्व करेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। किन्हें ऑब्जर्व करेंगे, जो 60 डिग्री रोटेशन से मिलेंगे। तो 60 डिग्री से शुरू करो रोटेट करना, और रोटेट करते करते 360 तक जाओ, घर वापसी करना है, जहां से चलेंगे वहीं आएंगे। क्या रोटेट करना है सुनो, एक कार्बन को रोक लेना, बाबू तुम यही बैठो, दूसरे को घुमाते रहना ऐसे ऐसे, कितना कितना 60 और घूम के वापस आ जाना, तब तब तक घूमते रहना जब तक वापस ना आ जाओ, ठीक। नालायको, मेरी तरह अक्जत्रे चौर गड़बड़ हो गया। इतना पहले बना लेते, चार 1 2 3 4 5 6, छठवां वापसी है, घर वापसी। देखो भाई सुनो, फ्रंट वाला कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, H H H, तो 1 2 3 मान लिया इसे। अब ऐसे पीछे 3H हैं, तो हम शुरू करेंगे परफेक्ट इक्लिप्स से, मतलब सारे H1 के पीछे H1 रखेंगे। पीछे एक ही कलर से करते हैं बे, कौन बार बार कलर बदलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। H1 H2 H3, H1 H2 H3, H1 H2 H3। और बेटर स्ट्रक्चर आप पहले फ्रंट वाला वाई बड़ा सा बनाइए, ऐसे लंबा पतला कुछ ऐसे, H1 H2 H3। अब शुरू तो इक्लिप्स से करेंगे, तो पहले में देखो H1 के पीछे H1, H2 के पीछे H2, डॉक्टर के पीछे डॉक्टर, H1, सॉरी। अब बोर्ड पर देखो क्या करना है, फ्रंट कार्बन को ऐसे रखना है, बीच वाले को रोटेट करना है, इट्स अप टू यू। तो हम क्लॉकवाइज रोटेशन का फैसला करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेशन, ऐसे क्लॉकवाइज का 60 डिग्री रोटेशन। तो ऐसे जब घूमेगा
तो ये एंगल 120 बताया था ना मैंने अभी, 2D में देखोगे तो ये पूरा 120 है, तो H1 इसके बीच में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक H1 होगा, यहाँ पर H2 नहीं, वाइट था ना, चलो अब आप बनाइए ऐसे ही दूर दूर बनाना थोड़ा सा, ताकि सब कुछ एडजस्ट कर पाओ। ये H1, ये है H2, और ये, अब सुनो एक बार, यही चीज, दो चीजें रिपीट होने वाली है बार बार भाई। ये समझ आया पहला वाला 60 डिग्री रोटेशन, किसका रोटेशन किया, 1 को फिक्स रखा, 2 को रोटेट किया। इसे ऐसे लिखते हैं, C1 C2 के बीच में रोटेशन हुआ है। तो फ्रंट कार्बन को मैं ऐसे ही रखूंगा और रियर कार्बन को रोटेट करूंगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर, फिर उसी दिशा में जाते रहो, अगला 60 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर से एक क्लॉकवाइज का 60 डिग्री, कैसे, क्या आएगा, H1 के नजदीक H3 आ जाएगा, H3 के पास H2 पहुंच जाएगा, और H2 के पास H1 आ जाएगा। चेक इट, समझ आएगा। फिर कीप गोइंग, कब तक, जब तक घर वापसी ना हो जाए। फिर से एक 60 डिग्री रोटेट करो, अब यहां पास H1 आ चुका होगा, और यहां पास H2, और यहां H3, ये पूरा 180 डिग्री हो गया होगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो H1 यहां था ना, ये ना लायक हो, दोनों H1 यहाँ थे, अब एक H1 यहाँ, एक H2 यहाँ, एक H1 यहाँ चला, जस्ट अपोजिट चले गए। तो अब तक 180 रोटेशन हुआ है, 60 60 60, 60 इंटू 3 ना, तो सब लोग अपोजिट चले गए। फिर इतने ही और बनाओ, बनाओ 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 बनाओ, कितना मेहनत करनी पड़ रही है। अगला 60 डिग्री रोटेशन, कहाँ पहुंचोगे रे, H1 पहुंच चुका होगा H3 के पास, H3 H2 पहुंच गया होगा H1 के पास, और H3 पहुंच गया होगा H2 के पास, कुछ इस तरह। और घुमाओ 60 डिग्री, और आगे तुम बनाओ, अभी 360, जब तक H1 फिर से H1 के पास ना आ जाए तब तक घुमाते रहो, घूमते रहो। पहले वाई बनाओ पे बड़ा सा, फिर उसके बीच में गोला बनाओ, वो आसान तरीका है। पहले गोला बनाओगे थोड़ा मुश्किल तरीका है, पहले वाई बनाया करो बड़ी सी, फिर गोला। जितना घूमना है घूमो, मैं अब नहीं बनाऊंगा बाकी के, इस सिस्टम तक जाना है ऐसे ही। और कुल 7 की 8 कितने बनेंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 बनेंगे, 5 बनाए, 2 और बनाओ। अगर गौर से देखेंगे आप लोग तो ये इक्लिप्स्ड है, और ये स्टैगर्ड है, यही दो बार बार आ रहे हैं, कोई और नहीं आ रहा है। इथेन का इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टैगर्ड। तो एक कंटेनर में इथेन गैस भरो तो देखोगे कि सारी इथेन या ज्यादातर इथेन इस फॉर्म में है, ना कि इस फॉर्म में, क्योंकि स्टेबल है वो। कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ सब एच, अबे सारे एच ही तो है, कहाँ स्टेबल हो, किसकी बात कर रहा है तू, वहां एच ही है, वो 1 2 लिखने से क्या हुआ। सेकेंड में देखो, एक दूसरे के अपोजिट कौन है, दो एच है, H1 H2, नाम दिए से क्या हुआ, है तो एच ना। थर्ड फोर्थ में देखो, उसमें भी एच ही अपोजिट है। हाँ समझ रहा है मेरी बात, हर स्टैगर्ड में एच ही तो है अपोजिट है, तो एनर्जी अलग कैसे होगी। हर इक्लिप्स में एच ही तो एच को ओवरलैप कर रहा है। तो आउट ऑफ दीज टू स्टेबल फॉर्म कौन है, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो अगर हम इनका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएं,
जल्दी करो। एक रात। मैं ये कह रहा हूं कि देखो, ये वाला कंपाउंड, इसमें क्या देख रहे हो, सारे एच एच को ओवरलैप कर रहे हैं। ये और ये दोनों सेम है। भाई 1 2 करने से क्या हुआ, पागल हो गए क्या सारे बे? ये एच ही तो है, एच एच को ओवरलैप कर रहा है, एच एच को, एच एच को। यहां पर भी सेम है। नंबरिंग करने से, बस नंबरिंग बस इसलिए किया ताकि पता चले कि मैं कब घर वापस कर रहा हूं। घूमते रह जाओगे। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसे बनाओगे बच्चों, बताओ। कुछ इस तरह। देखो ना, समझना मेरी बात को अच्छे ध्यान से। इधर है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, पीई। इधर है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल। और गरीबो सुनो, सबसे पहले आप शुरू किए थे ना, जब कोई रोटेशन नहीं था तो कौन सा फॉर्म था, इक्लिप्स्ड। तो देखो 0 डिग्री एंगल पर आपके पास इक्लिप्स्ड होगा। इक्लिप्स्ड की एनर्जी स्टैगर्ड से ज्यादा होगी। तो समवेयर हेयर आप मान लीजिए ये है इक्लिप्स्ड कंपाउंड नंबर 1। नंबरिंग कर लेता हूं मेरी तरह। 1 2 3 4 5 6 7, इतने बने होंगे। 7। तो मैं शुरू कहां से कर रहा हूं, इक्लिप्स से। तो इक्लिप्स पर एनर्जी कितनी होगी, ज्यादा होगी। फिर 60 डिग्री रोटेट करूंगा, मान लीजिए यहां पर आता है 60 डिग्री। जब 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे मिलेगा नया स्ट्रक्चर, जो स्टैगर्ड होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसकी एनर्जी यहां, इसकी इससे कम। जबे समवेयर हेयर, मजा नहीं आया। यहां मान लीजिए, चलिए ये है 60 यहां पर, ठीक है, ये समझे, समझोगे भी नहीं। एक एनर्जी लेवल ये है, और एक एनर्जी लेवल ये है। देखो, ये सारे इक्लिप्स की एनर्जी लेवल है और ये सारे स्टैगर्ड का एनर्जी लेवल है। पहले हम कहा थे इक्लिप्स में, 60 डिग्री रोटेट किए तो स्टैगर्ड हो गए, थोड़ा एनर्जी घट गई। तो यहां से चल के पहले यहां आओगे, है ना। फिर एक और 60 यानी 180 120 डिग्री करो, फिर कहां पहुंचोगे, फिर से इक्लिप्स पहुंचोगे, फिर से एनर्जी अप। ओ तो कहां जा रहा है बे, यहाँ जा, हाँ ठीक जा रहा है। अब तुम इतने लाइनें मत बनाना, उम्र बीत जाएगी। तुम बस 2 लाइन बनाओगे, एक ये वाली, एक ये वाली। कहो तो इसको उड़ा दूं, उड़ा, समझे। यहां से थे, फिर यहां से फिर से आया 120, वाह वाह। फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से एंड सो ऑन। तो ये है 0 डिग्री, 60 डिग्री, फिर ये है 120 डिग्री, फिर ये है 180 डिग्री। फिर एक नया 60 और किया तो कितना आता है, 240। ये है 240 डिग्री। फिर 60 और किया तो 300। ये है 300 डिग्री। 40, 300, 360, खत्म, पहुंच गए घर वापसी। ये है 360, 360 डिग्री। तो ये 2 एनर्जी लेवल्स आए। इधर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टैगर्ड। ये स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। और ये एक्लिप्स्ड है। हम पढ़ाई इथेन की कर रहे हैं। एक्लिप्स एनर्जी लेवल।
ओह बच्चों, बच्चों बच्चों, ये जो गैप है ना स्टैगर्ड एक्लिप्स का, ये जो गैप है ना स्टैगर्ड एक्लिप्स का, ये गैप, ये गैप जो है ये 12.5 किलो जूल पर मोल का गैप है। मतलब द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन व्हाट इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज 12.5। कितना घटिया लिखता हूं मैं, 12.5 किलो जूल पर मोल का एनर्जी गैप है बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये एनर्जी आपको याद रखनी है पहली बार, ये एनर्जी दूसरी बार है। एक आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन याद किया है, एक ये एनर्जी याद रखनी है। ये एनसीईआरटी में डेटा है तो याद रखना है। कैसे बताएं क्यों तुम, भाई ओवरऑल हमें दो ही तरह के मॉलिक्यूल मिले हैं ना, इसीलिए दो तरह के एनर्जी लेवल मिला, एक इक्लिप्स्ड वाला लेवल, एक स्टैगर्ड वाला लेवल। कुछ हवा लगी, क्या पढ़ा दिया, तुम जा रहे हो बाहर? हाँ भाई, तो वापस आ गए। हाँ, अरे लास्ट वाले को मैंने वहां सातवां मान लिया, मैं और बना सकता हूँ, मैं पूरी जिंदगी घुमाता रह सकता हूँ, 7 8 देने में कोई दिक्कत नहीं, इसको और बढ़ा सकता हूँ। मतलब बस वही घर वापसी। हाँ, दूसरा भी वापस ही है, ये भी यही है। तो फिर हाँ, बाकी 1 2 3 से क्या होता है? तो 1 2 3 को इतना इमोशनली क्यों ले रहा है? समझ आया इतना? अभी हमने इथेन का पढ़ा, क्या प्रश्न कर गया है? ये क्वेश्चन देखो, क्या ब्यूटेन है, क्या है? हाँ इसे बताओ जरा, ये जो घुमाते घुमाते हो इससे क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू नीड 17, या थ्योरी मान के लिख लेंगे ना फेयर पे, विद रिस्पेक्ट टू कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बॉन्ड एंगल चेंजेस, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ बोथ चेंजेस, बॉन्ड एंगल, क्यों? हम आज क्या पढ़ रहे हैं पता है? सारा गेम हमारा कहाँ पे है? बॉन्ड रिपल्शन, उसे क्या नाम है, डाइहेड्रल एंगल, है ना? तो बताओ क्या बॉन्ड एंगल बदलेगा? फिर बॉन्ड लेंथ बदलेगी, फिर क्या बदलेगा? तो ये बात समझो, जब आप मॉलिक्यूल को दूर ले जाओगे ना, रिपल्सन रिपल्सन कम कराओगे, कम ज्यादा कराओगे, कम ज्यादा, रिपल्सन कम ज्यादा होगा, तो रिपल्सन से ही तो बॉन्ड एंगल डिसाइड होता है। तो समझ रहे हो, बॉन्ड एंगल रिपल्सन से ही तो डिसाइड होता है। तो जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा ऐसे प्रेशर में आके। तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल चेंज होता है, ये हमें एज अ नोट ऐड करना है। बॉन्ड लेंथ पर नहीं फर्क पड़ेगा, लेंथ तो ओवरलैपिंग से होती है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो इसका ट्रू आंसर है फर्स्ट, बॉन्ड बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। ये नोट लिख दो कि इन कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर जनरल है ऑब्वियसली, जनरल ही है, रिपल्सन पे डिपेंड करेगा। शायद ने बोला है तो मानना पड़ेगा भाई। अब आगे इस नोट पे लिख देना 2017 नीट क्लास 7th। डन। ऐसा क्या लिख रहा हो बुक, ये पढ़िए, M16, M16।
स्टेटमेंट इनकरेक्ट। क्या इक्लिप्स स्टैगर्ड को आप, अच्छा ये सब बातें थ्योरी है तो इसी क्वेश्चन में निपट जाएंगी। ज्यादा स्ट्रेन कहाँ होता है, पहले अंडरलाइन करना इनकरेक्ट, है ना। तो आप क्या लिखोगे, उसी नोट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट मुझे बताओ, ट्रू लगा तो नोट में लिख लो, फॉल्स लगा तो छोड़ दो। पहला स्टेटमेंट, क्या आप स्टैगर्ड इक्लिप्स को सेपरेट कर सकते हो, तो इतना डिफरेंस नहीं है एनर्जी में कि उनको हम लैब में जाके देख पाए ये स्टैगर्ड भाग रहा है ये इक्लिप्स भाग रहा है ना, वो सब मिक्स्ड होता है, वी कैन नॉट सेपरेट देम, ठीक है। तो कह रहा है इट इज पॉसिबल टू सेपरेट। चारों ऑप्शन पढ़ो तो तुम्हें खुद समझ आए कौन सा तुम्हारे लिए अननोन है। चलो पहले वाले नहीं जानते, दूसरा जानते हो, इक्लिप्स फॉर्म हैज टॉर्शनल स्ट्रेन, ये बात ट्रू है, मत लिखना इसे। इथेन हैज इनफाइनाइट, ट्रू है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन इज, ट्रू है। तो फिर क्या बचा, यही फॉल्स है। तो एक बात क्या लिखेंगे कि इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म कैन नॉट बी सेपरेटेड इन लैब, इक्लिप्स एंड at room temperature, eclipsed and staggered form cannot be separated in lab at room temperature. Eclipsed and staggered form cannot be separated at in lab at room temperature. हाँ ठंडा वंडा करके कर सकते वाला, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो क्या बना। एक सेकेंड, मतलब क्या है उसमें, उसमें एक ही लाइन लिखना है बस, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म कैन नॉट बी सेपरेटेड इन लैब एट रूम टेम्परेचर M16। ये करके देखते हैं क्या है। इथेन के बारे में नीड 16, 16, 17, 19, 20, द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट। द स्टैगर्ड कन्फार्मर विथ ए लेस स्टेबल देन इक्लिप्स्ड कन्फार्मर, हाउ डेयर यू, द इक्लिप्स कन्फार्मर ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, नो वे, द इक्लिप्स कन्फार्मर ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड, नो वे, द स्टैगर्ड कन्फार्मर ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कन्फार्मर बिकॉज़ द स्टैगर्ड कन्फार्मर हैज नो टॉर्सन स्टेट, आंसर इज फोर्थ, ठीक है। तो स्ट्रेन कहाँ होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे, कब होते हैं, 0 डिग्री पर, इक्लिप्स पर। तो 3 सवाल पे आगे के समझ आए इथेन के बारे में अकेले। तो आप इसमें आज पहली बार आप इसमें होमवर्क अपना रख लो, एनसीईआरटी का वो पेज पढ़ो जहां कन्फॉर्मर है, हाइड्रोकार्बन में होगा, अगर आइसो पहला चैप्टर में नहीं होगा तो कन्फॉर्मर या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की एनसीईआरटी पढ़नी है, थ्योरी थ्योरी लाइन लाइन, समझ गए। एनसीईआरटी पढ़नी है कन्फॉर्मर, तो जहाँ हेडिंग है वहां लिख सकते हो, चाहे जहां मेन हेडिंग बनाया हो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी टू रीड वट एवर। ये क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ा। तो ये वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, 10 मिनट में सब कुछ बहुत नई बात बता दूंगा। 10 मिनट है, 20 मिनट है, इसलिए 2 मिनट ब्रेक। क्या, कौन सा वाला स्लाइड, ये वाला बनाने वाला, ये वाला क्वेश्चन वाला, ये इसमें केवल यही लिखना है बस। 1 मिनट और ब्रेक, 1 मिनट हो गए।
ये अल्लाह। अब पढ़े, मीथेन में हमने H लिया था ना, एच एटम। अब हम H की जगह कोई ग्रुप लेंगे, H1 H2 जो ले रहे थे भाई, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। मान लो हमने लिया इथाइलिन ग्लाइकॉल। तू बता इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? जा रहे हो बाहर? दोनों सेम होता है पक्का? जरा देखना एनसीईआरटी, मुझे भी उसका भी वो था, एनसीईआरटी में है क्या उसके बारे में? क्योंकि बॉन्ड एंगल तो वहां बदलना नहीं चाहिए। नीट 2017 बॉन्ड एंगल और अच्छा वहां बॉन्ड एंगल है। ट्रू अबाउट ethane with respect to conformer of ethane, the following statement is true: both bond angle and bond length, both bond अरे टॉरिशनल एंगल में थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हुआ। बॉन्ड एंगल नहीं, टॉरिशनल एंगल मेरे जहन में था। टॉरिशनल एंगल डाईहेड्रल एंगल बदलता है। ये बॉन्ड एंगल, ये यहाँ पे लिखा है बॉन्ड एंगल, मेरे को सोचा था टॉरिस जो एक डाईहेड्रल एंगल है ना, डाईहेड्रल एंगल थीटा, वो बदलता है ना हर पल। तो ये बॉन्ड एंगल लिखा है, तुम समझ रहे हो? बॉन्ड एंगल तो जैसे मान लो sp3 है, मीथेन इथेन, तो हर कार्बन पर तो sp3 टेट्राहेड्रल रहेगा ना। टॉरिस टॉरिशनल स्ट्रेन चेंज होता है, मतलब दो टर्म्स अलग थे। सो डाईहेड्रल एंगल चेंजेस, डाईहेड्रल एंगल चेंजेस, नॉट बॉन्ड एंगल, समझे? सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, नॉट बॉन्ड एंगल। यहां दोनों सेम रहेगा। वहां पे क्या लिखा है आपने स्टेटमेंट में? बॉन्ड एंगल चेंजेस। बॉन्ड एंगल मत लिखो, उसे लिखो डाईहेड्रल एंगल चेंजेस। बॉन्ड को कट करके बस डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल चेंजेस। बॉन्ड एंगल तो सेम ही रहेगा ना, sp3 तो sp3 रहेगा। कहाँ आंसर है? बॉन्ड, वो बॉन्ड एंगल चेंज, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बोथ सेम। थर्ड, डाईहेड्रल एंगल चेंजेस, नॉट बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट, अब मैं H1 H2 की जगह कुछ और लेने वाला हूं, ठीक है? मतलब अब हम क्या करेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में यहां H ना लेकर के दो ग्रुप लेंगे, G1 एंड G2, समझे? ये G1 G2 कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इसका कॉन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्फॉर्मेशन, इसका कॉन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। बॉन्ड एंगल नहीं, डाईहेड्रल एंगल लिखना है वहां पे। बताओ, अगर हम G1 G2 को अलग अलग ग्रुप मानते हैं तो दो तरह के इक्लिप्स आएंगे। बोर्ड पे देखो जरा, G1 H यहां से शुरू किए थे, दूसरा G2 जो है वो इसके जस्ट नीचे रखते हैं, G2H इधर तुम जहां चले गए तुम यहां आ जाओ। ये है परफेक्ट, परफेक्ट इक्लिप्स्ड। G1 ने G2 को ओवरलैप किया, H ने H किया। अब 60 डिग्री रोटेट करो, एक बात समझो, 60 डिग्री यहां भी एंगल होगा और यहां भी होगा। तो जो हालात इसके वही इसके, जितना रिपल्सन यहां वही उतना ही वहां, ठीक है?
तो अगला चांस है 60 डिग्री रोटेट करने पर क्या मिलेगा? G1 H H G1 H H एक फॉर्म ये बनेगा, इसे क्या बुलाओगे? ये स्टैगर्ड की इक्लिप्स्ड? स्टैगर्ड, अब चूंकि G1 G2 है ना, अब कई तरह के स्टैगर्ड मिलेंगे। सोचो, अभी G1 G2 60 डिग्री पर है, फिर कभी यहां पर ये G2 है 120 पे जा सकता है ना, 120, वो भी स्टैगर्ड रहेगा। जब आपने यहाँ H लिया था तो ये सब दो ही आए थे बस, इक्लिप्स स्टैगर्ड। अब स्टैगर्ड में कितने चांसेस हैं? 60 डिग्री हो जाए G1 G2 एंगल, 180 हो जाएगा तब भी तो स्टैगर्ड रहेगा। तो जब एंगल बिटवीन G1 G2 60 डिग्री होगा तो स्टैगर्ड का ही एक नया फॉर्म गॉच फॉर्म कहलाता है। गॉच फॉर्म या स्क्यू फॉर्म, गॉच या स्क्यू, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ स्टैगर्ड। फिर एक और 60 रोटेट करो, और रखो G1 को यहीं, H यहाँ, और G2 यहाँ चला गया, G2 H H। ये देखो, पहले और तीसरे को देखो, इज दैट इक्लिप्स्ड? मगर परफेक्ट इक्लिप्स नहीं है। इसमें G1 G2 को ओवरलैप नहीं कर रहा है, किसे कर रहा है? H को कर रहा है। इसे कहोगे पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड। समझ आ रहा है? ये सब 60 में मिलेंगे, पर हम सब नहीं बनाएंगे, 4 बनाएंगे बस। अगला G1 यहीं रहा होगा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि G2 बिल्कुल अपोजिट चला गया होगा, यहाँ G2, यहाँ H, यहाँ H। देखो जीतू जीतू भैया, इसे क्या कहोगे? वहां पर एंगल कितना हो गया? 180। ये भी तो स्टैगर्ड है, लेकिन है कि नहीं स्टैगर्ड? लेकिन इस पर्टिकुलर स्टैगर्ड को हम एंटी फॉर्म बुलाते हैं, एंटी फॉर्म। तो स्टैगर्ड का ही दो और फॉर्म आ गया, एंटी और गॉच। तो बताओ G1 G2 सबसे कम रिपल्सन कब फील करेगा? एंटी फॉर्म में। तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा? चलो ऑर्डर बताओ ओवरऑल, चारों देखो, यही 4 मिलेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। हाँ, सबसे स्टेबल एंटी, फिर गॉच, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर परफेक्ट इक्लिप्स्ड। पार्शियल इक्लिप्स, परफेक्ट इक्लिप्स्ड। तो ऐसा कोई कुछ लिखेगा नहीं, बस जो मैंने लिखा है बोर्ड पे वही लिखो बस। अभी यहाँ पे सिस्टम है, बोर्ड पे जो लिखा जाए वो लिखना है। अब ये लिखा जाएगा, अगर आपने लिख लिया है तो सही लिखा है। हीट लॉक, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ कि इक्लिप्स लिख पाओ। छोटा सा बनाओगे तो इक्लिप्स तुम्हारा गॉच हो जाएगा। आपने क्यों कहा एंटी मोस्ट स्टेबल होगा? कम ऑन टेल मी, क्यों एंटी मोस्ट स्टेबल होगा? रिपल्सन कम होगा। अब आप सोचो जरा एक सेकंड के लिए, अगर G1 G2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएं तो फिर वो दूर नहीं जाना चाहेंगे, है ना? तो अब क्लियर करो सभी लोग, सुन रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख लो। अच्छा, दो एनर्जी ऑर्डर आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। इफ G1 G2 रिपल each other, then NT will be the most stable। और अगर ऐसा हुआ कि G1 G2 ऐसे लोग हो गए
जिनके बीच एज बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर जीवन G2 ऐसे लोग हो गए जिनके बीच एज बॉन्डिंग बनती है, तो वहां उस केस में गॉच फॉर्म विल बी द मोस्ट स्टेबल। ये लाइन नीट है, फुल गारंटी। यही मेन है अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर जीवन G2 रिपल करते हैं, सिर्फ इनके आपस में कोई संबंध नहीं है, रिपल्सन है बस, तो फिर एंटी इज द मोस्ट स्टेबल, एंटी। और अगर इफ जीवन G2 कैन फॉर्म एज बॉन्डिंग, देन गॉच इज द ओनली पोजीशन, अप्रोप्रिएट पोजीशन, जहां से एज बॉन्डिंग बन सकती है। देखो यहां बहुत दूर चले गए ना, यहां से एज बॉन्डिंग बनाना इनके लिए आसान होगा। तो कंक्लूजन बोर्ड पे देखो, इफ जीवन G2 कैन फॉर्म H bonding, then Gauge form will be most stable. Gauge form will be, oh my god, most stable. अब इस वक्त ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा गॉच का होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा गॉच की होगी, उसके बाद आएगा एंटी, हाँ उसके बाद आएगा एंटी, फिर आएगा पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर आएगा परफेक्ट इक्लिप्स्ड। जब जीवन G2 एज बॉन्डिंग बनाएंगे। एंड इफ, तुम खुद से लिखो, चलो लिखो जाके, एंड इफ जीवन G2 कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड, अब then anti form will be most stable, और ऑर्डर क्या आएगा देखो, स्टेबिलिटी, क्या बना, जीवन G2 एंटी मोस्ट, फिर गॉच, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर परफेक्ट इक्लिप्स्ड। बताओ भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है, लेकिन आपको जीवन G2 खुद से ढूंढना पड़ेगा। इस बीच वाले कार्बन के बाद रोटेशन होगा, जीवन G2 CH3 है, और एक है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, यही दोनों एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, और उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। बोलो किसका कौन सा स्टेबल फॉर्म होगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो दोनों के मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसका जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो एंटी फॉर्म होगा, और इसका गॉच फॉर्म होगा, CH3H एंड CH3HH। वाह जी वाह, दिस इज एंटी फॉर्म। अब उसका दिखाता हूं मैं, HHOH हेड वे, HHOH
हो गया एच बॉन्डिंग। ये देखो, तो गॉच फॉर्म ही एक ऐसी पोजीशन है जहां से एच बॉन्डिंग बनना पॉसिबल है। हवा लगी किसी को, क्या पढ़ा रहा हूँ? तो ये ऑटोमेटिक इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाया है मैंने, आप लोग पूरी बात लिख देना, गॉच। और इसका ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंटी बनाया है मैंने। एक सेकंड रुको, वापस आऊंगा इस स्लाइड पे। एक सेकंड रुको, जब जा रहा हूँ मैं। जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा। कौन कौन कौन, जल्दी 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 जल्दी। एंटी, रुक जाना, हिलना मत अपनी जगह से। इसका बोलो जल्दी से। पहचानो ये है कौन? कोई नहीं है। पहले ये आसान वाला कर लो, ये वाला। इसमें एच है, ये तो ब्यूटेन है। आंसर इज एंटी फॉर्म। और आसान वाला कर लो। ये क्या बोला है, इसका भी तो हो गया ना पहले। कहाँ है फिर तो बस दो ही है, स्टैगर्ड फॉर्म। फॉलिंग इथाइलिन ग्लाइकॉल, टेल मी, देख के बताना, सोच के। गॉच फॉर्म कहाँ है, ये है। 60 डिग्री चाहिए, चाहे कहीं भी लगा सकता है वो, समझ लो। 60 डिग्री बिटवीन टू ओ एच। ये दो ओ एच है, यहाँ पे ये 180 है, वो 120 है, ये 0 है। तो ये आंसर हो गया, है ना। रुक जाओ, ये वाला तुम घर में बताओ, सोचना कहाँ गया। इसमें दो मिथाइल आ गए, तो मिथाइल को दूर रखना है और ओच को पास रखना है। ये होमवर्क, मिथाइल को दूर रखना है और ओच को पास रखना है। कहो तो आंसर बता दो। है थर्ड आंसर, ठीक है। तो ये सारा करना, ये अभी फिलहाल ये छाप लो। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो अब डीबी नंबर 7 करने की कोशिश करिए।